बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम पैथोमा से फीमेल जेनिटल सिस्टम एंड जेस्टेशनल पैथोलॉजी को रिवाइज करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है वुल्वा। फीमेल जेनिटल सिस्टम की जब भी पैथोलॉजी को पढ़ते हैं तो हम हमेशा एक्सटर्नल से इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर वुल्वा, देन कम्स वजाइना, देन कम्स सर्विक्स, देन कम्स बॉडी ऑफ यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। ये इस वजह से पढ़ते हैं क्योंकि जो रूट ऑफ इन्फेक्शन है वो एक्सटीरियर टू इंटीरियर होता है। ओके, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है वुल्वा। एनाटॉमिकली फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का स्किन और म्यूकोजा जो कि हाइमन से बाहर पड़ा हुआ होता है उसको वुल्वा कहते हैं। उसमें लेबिया मजूरा, लेबिया माइनूरा, मोन्स पोर्बिस और वेस्टिब्यूल आ जाएगा। ओके, जो वुल्वा की एपिथीलियम है वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। इसके बाद है पैथोलॉजी, बार्थोलिन सिस्ट। होता ही है कि जो वेजाइनल कैनाल होती है, वेजाइनल कैनाल की लैटरली बार्थोलिन ग्लैंड होती है। ओके, दो बार्थोलिन ग्लैंड होती है। ओके, और जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है ये म्यूकस लाइक फ्लूइड प्रोड्यूस करती है। वो म्यूकस लाइक फ्लूइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होने के बाद डक्ट के जरिए लोअर वेस्टिब्यूल में आकर ड्रेन हो जाएगा। लेकिन होता ही है कि डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन होती है। असल में होता ही है कि कोई इन्फ्लेमेशन होती है, इरिटेटिव एजेंट है, डक्ट की इन्फ्लेमेशन होती है, फिर ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो जो सिक्रीशन है वो बार्थोलिन ग्लैंड के अंदर रिटेन रह जाती है, जिसकी वजह से सिस्टिक डायलिटेशन देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं बार्थोलिन सिस्ट। स्पेसिफिकली ऐसी वुमेन जो कि रिप्रोडक्टिव एज के अंदर है उसमें देखने को मिलती है। ओके, तो क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर आपको यूनिलैटरल पेनफुल सिस्टिक लीजन, सिस्टिक मीन थिन वाल्ट सैक होगा जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होगा, लोअर वेस्टिब्यूल में देखने को मिलेगा, स्पेसिफिकली लैटरल टू द वेजाइनल कैनाल। इसके बाद है कॉन्डाइलोमा। ओमा, ओमा मीन्स बिनाइल लीजन है। तो जो वार्टी न्यूप्लाज्म है वुल्वर स्किन का, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्डाइलोमा। अब जो कॉन्डाइलोमा है ये लोअर रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के वेरिएंट की वजह से होता है। इसके दो टाइप के स्ट्रेन या वेरिएंट होते हैं, एक हाई रिस्क और लो रिस्क। जो हाई रिस्क होते हैं वो सर्विकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया और इन्वेसिव कार्सिनोमा करवाते हैं, लेकिन जो लो रिस्क होते हैं वो बिनाइन ट्यूमर करवाते हैं, स्पेसिफिकली कॉन्डाइलोमास जो कि वुल्वर नियोप्लाज्म है। ओके, सॉरी, वार्टी न्यूप्लाज्म है वुल्वा की स्किन का। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से हो सकती है। इसके अलावा अगर ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लो रिस्क वेरिएंट की वजह से होती है तो उसको कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम कहते हैं। अगर ये सेकेंडरी साइफिलस की वजह से होते हैं तो उसको कॉन्डाइलोमा लेटम कहते हैं। दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है। हिस्टोलॉजिकली बात करें तो जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जिसकी वजह से कॉन्डाइलोमास होती है तो आपको कीलोसाइट्स देखने को मिलते हैं। ओके, साइट्स मीन सेल, तो कोइलोसाइट्स होते हैं। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो इन्फेक्ट करता है सेल का तो उसमें आपको देखने को मिलते हैं केलोसाइट्स। डैट मीन्स कि जब आप पढ़ोगे सर्विकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। जो कॉन्डाइलोमास होती है ये कार्सिनोमा की तरफ प्रोग्रेस नहीं करती। डैट मीन्स कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 6 और 11 लो रिस्क टाइप्स होती है। इसके बाद है लाइकन सेक्लोरेसिस। लाइकन सेक्लोरेसिस होता है क्या है? ओके, तो आपको पता है कि स्किन की दो लेयर्स होती है, एक होती है एपिडर्मिस और दूसरा डर्मिस होती है। ओके, तो जो एपिडर्मिस वो थिन हो जाए और डर्मिस थिक हो जाए, फिब्रोसिस हो जाए, सेक्लोरेसिस हो जाए तो उसको बोलते हैं लाइकन सेक्लोरेसिस। होता ही है कि एक वाइट पैच बनेगा। पैच मीन कोई ऐसी स्किन की लीजन है, ओके, जो ना ही एलिवेट करती है ना ही डिप्रेस होती है और ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा की होती है तो उसको पैच बोलते हैं। जबकि मैक्यूल वाला 1 सेंटीमीटर से कम देखने को मिलता है। तो जो वाइट पैच होता है, वाइट मीन ल्यूको एंड प्लेकिया मीन पैच। ओके, और वुल्वर स्किन की पार्चमेंट होती है। ओके, और जो आपने नोट किया था बार्थोलिन सिस्ट है ये वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज में देखने को मिलता होता है, लेकिन जो ये वाला ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में है लाइकन सेक्लोरेसिस। स्पेसिफिकली ऑटोइम्यून एटियोलॉजी है, बिनाइन है, लेकिन इसकी वजह से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कॉन्डाइलोमास। इसके बाद है लाइकन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस। तो लाइकन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस जो वुल्वा की स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है उसका हाइपरप्लेजिया होता है। इन दोनों के अंदर ल्यूकोप्लेकिया होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर होता है कि पार्चमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर थिक लेदरी वुल्वर स्किन होती है। ये ऑटोइम्यून एटियोलॉजी से यानी ऑटोइम्यून एटियोलॉजी इसमें आती है, जबकि यहाँ पर क्रॉनिक इरिटेशन और स्क्रैचिंग होती है। कंपेयर करके हम पढ़ रहे हैं, इसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसमें थोड़े से ना होने के बराबर होते हैं। दोनों बिनाइन है वैसे। ओके, इसके बाद है वुल्वर कार्सिनोमा। वुल्वर कार्सिनोमा स्क्वेमस
या स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की वजह से होता है, जो कि वुल्वा को अंडरलाइन कर रही होती है। वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ कैंसर होता है वुल्वर कार्सिनोमा। इसमें भी ल्यूकोप्लेकिया होता है, यानी ये दो बिनाइन कंडीशन है। अब ये आ गई मैलिग्नेंट कंडीशन, कैंसर वगैरह आ गई। तो जो बायोप्सी है वो कार्सिनोमा को डिफरेंशिएट करती है कि जो ल्यूकोप्लेकिया के कार्सिनोमा या बिनाइन कंडीशन के कार्सिनोमा, सॉरी बिनाइन कंडीशन के ल्यूकोप्लेकिया। तो जो बायोप्सी होती है वो कार्सिनोमा के ल्यूकोप्लेकिया को बिनाइन कंडीशन के ल्यूकोप्लेकिया से डिफरेंशिएट कर देती है। एटियोलॉजी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। स्पेसिफिकली हाई रिस्क जो वेरिएंट होती है उसकी वजह से होती है। जो रिस्क फैक्टर है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के एक्सपोजर से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है, अर्ली एज ऑफ इंटरकोर्स है, वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज में देखने को मिलता होता है। ठीक है, ये शुरू में जो कैंसर होता है वो इंट्राएपिथेलियल होता है। ओके, तो जो वुल्वर इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया है, तो पहले डिस्प्लास्टिक प्रीकर्सर लिखिए ना। डिस्प्लास्टिक मीन प्री कैंसरस डिसऑर्डर्ड सेलुलर ग्रोथ, जिसमें आपको हिट्रोजेनिटी देखने को मिलती है। तो इसमें कोइलोसिटिक चेंज आती है, यानी आपको सेल्स देखने को मिलती है। डिसऑर्डर्ड सेलुलर मैच्योरेशन है। ओके, इसके बाद न्यूक्लियर एटीपिया है, और इसके अलावा इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी है। यही सब चीज़ें आपको सर्विकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया में भी देखने को मिल रही है। देखो कोइलोसिटिक चेंज है, यहाँ पे भी कोइलोसिटिक चेंज है। इसके अलावा डिसऑर्डर्ड सेलुलर मैच्योरेशन है, यहाँ पे भी डिसऑर्डर्ड सेलुलर मैच्योरेशन है। न्यूक्लियर एटीपी है, यहाँ पे भी न्यूक्लियर एटीपी है। इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी है। तो अगर आप यहाँ से याद कर लोगे तो आप उसको वहाँ पे भी लिख सकते हो मॉर्फोलॉजी के अंदर। ओके, क्योंकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से हो रही है। तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या नॉन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस दोनों से एसोसिएटेड है। जो नॉन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से एसोसिएटेड है तो वो लॉन्ग स्टैंडिंग लाइकन सेक्रोसिस से ओरिजिनेट करता होता है। ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, फिर इरिटेशन होती है, फाइनली कार्सिनोमा हो जाता है। आपको 70 ईयर्स से अबव की हिस्ट्री देखने को मिलती है। इसके बाद है एक्स्ट्रा मेमोरी पेजेड सेल। तो जो एक्स्ट्रा मेमोरी पेजेड सेल होती है, एक्स्ट्रा मेमोरी, मेमोरी मीन मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट, तो ये एक्स्ट्रा मेमोरी है क्योंकि एक मेमोरी वो भी होती है। तो ये मैलिग्नेंट एपिथेलियल सेल है इन द एपिडर्मिस ऑफ वुल्वा। तो ये जो पेजर डिजीज़ है, एक हड्डी का भी पेजर डिजीज़ होता है, लेकिन ये स्किन ऑफ या वो एपिडर्मिस ऑफ वुल्वा है। इस कंडीशन में एरिथ्रोमाइटस रेडनेस देखने को मिलेगी, प्रूराइटिस होगी और अल्सरेशन देखने को मिलेगी। ओके, ये रिप्रेजेंट करती है कार्सिनोमा इन साइटो को। कार्सिनोमा इन साइटो मींस के कैंसर ने अभी तक बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रीच नहीं किया, बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, लेकिन एपिथेलियम को इन्वॉल्व कर चुका है। ओके, ठीक हो गया। तो जो पेजर डिजीज है निपल का, तो उसमें मैलिग्नेंट एपिथेलियल सेल होती है। ओके, यानी ये ब्रेस्ट का भी होता है, और ब्रेस्ट के अलावा तो उसको एक्स्ट्रा मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो जो पेजर डिजीज ऑफ निपल है उसमें भी मैलिग्नेंट एपिथेलियल सेल होते हैं इन द एपिडर्मिस ऑफ निपल है, लेकिन ये हमेशा किसी न किसी कार्सिनोमा से एसोसिएटेड होता है। लेकिन जो ये वाला एक्स्ट्रा मेमोरी पेजर डिजीज है वो किसी कार्सिनोमा से एसोसिएटेड नहीं होता। इसको आपने डिफरेंशिएट करना होता है मेलानोमा से। जो मेलानोमा होता है ये वुल्वा के ऊपर रेयरली अक्कर होता है। ओके, ठीक हो गया। तो जो पेजर सेल होती है वो PES पॉजिटिव होती है, पीरियोडिक एसिड्स की स्टेनिंग है। कैराटिन पॉजिटिव होती है, S100 नेगेटिव होती है, जबकि मेलानोमा PS नेगेटिव, कैराटिन नेगेटिव और S100 पॉजिटिव होता है। अब आ जाते हैं वजाइना की तरफ। तो जो वजाइना की बेसिक प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। तो जो वजाइना की कैनाल है ये आगे सर्विक्स की तरफ जाती है। ओके, अंदर की तरफ। ओके, तो जो म्यूकोसा होता है वजाइना का वो होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, लेकिन ये नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम होती है। ओके, अब पहली जो पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं वो है एडिनोसिस है। एडिनोसिस मीन ये ग्लैंड से रिलेटेड एडिनाइट्स या जो होते हैं। ओके, एडिनाइटिस आपने पढ़ा था। तो जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें एपिथेलियल कवरिंग होती है। फाइनली हम एडिनोसिस कह सकते हैं कि जो कलमनर एपिथेलियम है उसकी फोकल परसिस्टेंस हो, किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर कलमनर एपिथेलियम अपर वजाइना के अंदर हो। नॉर्मली हमने पढ़ा था कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम होती है। तो जो डेवलपमेंट के दौरान जो स्क्वेमस एपिथेलियम है फ्रॉम द लोअर वन थर्ड ऑफ वजाइना, जो कि यूरोजेनिटल साइनस से डिराइव्ड होती है, वो अपवर्ड ग्रो करती है ताकि वो कलमनर एपिथेलियम को रिप्लेस कर सके। जो कलमनर एपिथेलियम होती है वो मुलेरियन डक्ट से आती है। ये वो डक्ट है जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट बनाती है। ओके, जो एडिनोसिस है ऐसी फीमेल में जो कि डाइथाइलस्टिलबेस्टिरोल से एक्सपोज हो गई थी इन यूट्रो, उनमें होता है। इसके बाद है क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा। तो जो क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा है व्हाइट इज कॉल्ड क्लियर सेल क्योंकि साइटोप्लाज्म क्लियर होता है। मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन है एडिनोमीन ग्लैंड से रिलेटेड। ओके, ठीक हो गया। और असल में ये वजाइनल एडिनोसिस की क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन होती है जो डाइथाइलस्टिलबेस्टिरोल की एक्सपोजर की वजह से होती है। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखा है कि डिस्कवरी ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन लीड्स टू सिजेशन ऑफ DES यूज केस की वजह से डाइथाइलस्टिलबेस्टिरोल का यूज़ कम हो गया है। इसके बाद है एम्ब्रियोनल रैप्डोमायोसार्कोमा। तो एम्ब्रियोनल यानी एम्ब्रियोनिक टिश्यू है, इमेच्योर स्केलेटल टिश्यू। रैप्डो मीन स्केलेटल मसल है, मायो यानी स्केलेटल मसल है, सार्कोमा मीन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ मेसेनकाइमल टिश्यू। ओके, ठीक हो गया।
तो जो एम्ब्रियोनल रैप्डोमायोसार्कोमा है, ये ब्लीडिंग के साथ प्रेज़ेंट करती है, ग्रेप लाइक मैस होता है। याद करने के जो ग्रेप लाइक मैस है, ये वजाइना से एक और कंडीशन से भी प्रोड्यूस होता है, उसका नाम है हेरिडिटी मोल, वो हमने पढ़ने हैं, ओके? ठीक है? तो जो ब्लीडिंग और ग्रेप लाइक मैस है, वजाइना से और पीनस से प्रोट्रूड कर रहा होता है, तो उसको सार्कोमा बोट्रॉइड्स बोलते हैं। रैप्डोमायोब्लास्ट एक कैरेक्टरिस्टिक सेल होती है, तो उसमें साइटोप्लाज्म में क्रॉस स्ट्राइएशन होती है, पॉजिटिव इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग होती है डेस्मिन के लिए और मायोजेनिन के लिए। इसके बाद है वजाइनल कार्सिनोमा। तो जो कार्सिनोमा होता है स्क्वेमस एपिथेलियम से अराइज करता होता है, ओके? वजाइनल कार्सिनोमा वही हाई रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से वजाइना, सर्विकल कैंसर और वुल्वर कैंसर होते हैं। ठीक हो गया? जो प्रिकर्सर लेजन है, वंस अगेन वजाइनल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया, जिसमें किलोसिटिक चेंजेस होती है, न्यूक्लियर एटिपिया होता है, डिसऑर्डर सेलुलर मैच्योरेशन होती है, अबंडेंट माइटोटिक एक्टिविटी होती है, ओके? वो क्योंकि हाई रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, ओके? और इसका जो कैंसर है वो लिम्फ नोड के ज़रिए फैलता है। स्पेसिफिकली जो लोअर 1/3 है वो इंग्वाइनल लिम्फ नोड, जबकि अपर 2/3 रीजनल इलियक लिम्फ नोड के ज़रिए ट्रैवल करते हैं। इसके बाद है सर्विक्स। सर्विक्स एनाटॉमी के लिए नेक ऑफ यूट्रस होता है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम एक डिमार्केशन को यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ज़ोन। तो एक्सो सर्विस और एंडो सर्विस है। जो एक्सो सर्विस है वजाइनल एग्जाम में विजिबल होता है, एंडो सर्विक्स विजिबल नहीं होता। एक्सो सर्विस को लाइन करने वाली नॉन कॉर्निफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, जबकि एंडो सर्विस के लिए सिंपल कार्मिनल एपिथेलियम है। एक्सो सर्विस और एंडो सर्विस के दरमियान में जंक्शन होता है, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन जोन कहते हैं। अब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, क्योंकि इसने सर्विकल कैंसर, वजाइनल कैंसर, वुल्वर कैंसर करवाना है, तो जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डीएनए वायरस है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहलाता है, स्पेसिफिकली लोअर जेनिटल ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है और स्पेसिफिकली सर्विक्स में ट्रांसफॉर्मेशन जोन को, जो जंक्शन होता है एंडो सर्विस का और एक्सो सर्विस का, जो इन्फेक्शन होता है वो इरेडिकेट हो जाता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन से, यानी अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो गई और इन्फेक्शन खत्म हो गया तो कैंसर होने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर परसिस्टेंट इन्फेक्शन है, रिकरेंट इन्फेक्शन है, तो पहले सर्विकल डिस्प्लेजिया होता है, जिसको बोलते हैं सर्विकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया। जो रिस्क ऑफ CIN है, सर्विकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया, तो वो डिपेंड करता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की टाइप्स के ऊपर, जो कि डीएनए सीक्वेंस से पता चली है। लो रिस्क और हाई रिस्क, जो हमने पढ़ा था कि हाई रिस्क है वुल्वर कार्सिनोमा, वजाइनल कार्सिनोमा करवाती है, तो जो हाई रिस्क है उसमें 16, 18, 31, 33, लो रिस्क में 6 और 11 आ जाती है। इसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ ऑन्कोजेनेसिस लिखा हुआ है। जो हाई रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है वो E6 और E7 प्रोड्यूस करता है। E6P53 को और E7 रेटिनोब्लास्टोमा को डिस्ट्रॉय कर देती है। फाइनली ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है कम हो जाएगी, तो जो सेल है वो प्रोलिफरेट करते रहेंगे। ओके, जो सर्विकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया है, इसको सर्विकल डिस्प्लेजिया भी कहते हैं। 4 चीज़ें होती है, किलोसिटिक चेंज, डिसऑर्डर्ड सेलुलर मैच्योरेशन, न्यूक्लियर एटीपी और इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी। वही हमने जो वुल्वर इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया में पढ़ा था। अब इसकी जो ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन की एपिथेलियल इन्वॉल्वमेंट कितनी है बाय द इमेच्योर डिस्प्लास्टिक सेल। जो CI1 है, 1 में 1/3 को इन्वॉल्व करता है, ठीक है, या लेस देन 1/3। जो 2 में 2/3 है, 3 में ऑलमोस्ट एंटायर थिकनेस को इन्वॉल्व कर लेता है। जो कार्सिनोमा इन साइटू है, ये पूरी एंटायर थिकनेस वगैरह को, ओके। जो 3 वाला है वो कंप्लीट थिकनेस को इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन जो कार्सिनोमा इन साइटू है इसने ऑलमोस्ट एंटायर थिकनेस को इन्वॉल्व कर लिया है, लेकिन अभी तक बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट है। जो सर्विकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया है, पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ये आगे प्रोग्रेस करते हुए कार्सिनोमा इन साइटू बनेंगे, फिर इन्वेसिव स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो जाएगा, ओके। जो प्रोग्रेशन है वो क्या होती है, इनएविटेबल नहीं होती, यानी जो 1 वाला होता है वो रिग्रेस हो जाता है, लेकिन जितना ज़्यादा ग्रेड बढ़ जाएंगे, टाइप 2 और 3 होगी, उतना ज़्यादा रिग्रेशन होने के चांसेस कम होगी और प्रोग्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसके बाद है सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर इन्वेसिव कार्सिनोमा, जो कि सर्विकल एपिथेलियम से डिराइव्ड होता है। मिडिल एजेड वुमन में देखने को मिलता है, 40 से लेकर 50 साल की वुमन के अंदर। वजाइनल ब्लीडिंग होती है, स्पेसिफिकली पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग होती है, सर्विकल डिस्चार्ज होता है। जो उसका की रिस्क फैक्टर है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हाई रिस्क वेरिएंट है, और जो सेकेंडरी रिस्क फैक्टर है उसमें स्मोकिंग है, इम्यूनो डेफिशिएंसी है, ओके। खासतौर पे एड्स डिफाइनिंग इलनेस के अंदर सर्विकल कैंसर का होना। तो जो मोस्ट कॉमन सब टाइप है सर्विकल कैंसर की, वो 2 टाइप की, एडिनो और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, लेकिन ज़्यादातर होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनो नहीं होता, और दोनों ही ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होती है। जो ट्यूमर है वो आगे इन्वेट करता है एंटीरियर यूट्राइन वाल से, और यूट्रस के आगे ब्लैडर पड़ा हुआ है, तो आगे ब्लैडर में पहुंच जाएगा, यूरेटर को ब्लॉक कर देगा, फाइनली उसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस और पोस्ट रीनल फेलियर देखने को मिलता है सर्विकल कैंसर की वजह से। इसके बाद आ जाती है स्क्रीनिंग एंड द प्रिवेंशन। तो जो स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन किस तरह से होगी सर्विकल कैंसर की, ओके। तो जो स्क्रीनिंग का मेन गोल है कि डिस्प्लेजिया को कैच कर ले इससे पहले कि वो कार्सिनोमा बन जाए। तो जो प्रोग्रेशन होती है सर्विकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया की कार्सिनोमा के अंदर,
तो वो कितना टाइम लेती है? 10 से लेकर 20 साल तक लेती है। जो स्क्रीनिंग होती है वो 21 साल के पे स्टार्ट होती है और नॉर्मली या ईयरली इनिशियली परफॉर्म करते हैं। जो पैप स्मीयर है ये गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर स्क्रीनिंग। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ज़ोन से सेल लेते हैं यूजिंग ब्रश और उसको माइक्रोस्कोप में एनालाइज़ करते हैं। जो डिस्प्लास्टिक सेल होती है वो लो ग्रेड की या हाई ग्रेड की होती है। जो 1 वाला है CIN1 उसको लो ग्रेड, जबकि हाई ग्रेड में CIN2 और 3 आ जाते हैं। जो हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया है इसमें सेल का हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस होता है, हाई न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो होती है। तो ये मोस्ट सक्सेसफुल स्क्रीनिंग टेस्ट हमारा पैप स्मीयर होता है। ओके, और इसकी वजह से मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। ओके, और ऐसी वुमेन जिनके अंदर इन्वेसिव सर्विकल कैंसर डेवलप हो गया है, दैट मीन्स उन्होंने कोई स्क्रीनिंग ही नहीं करवाई। तो जो एब्नॉर्मल पैप स्मीयर है, एब्नॉर्मल पैप स्मीयर के बाद यानी पैप स्मीयर किया खराब आया तो कोल्पोस्कोपी करते हैं, सर्विक्स को विजुअलाइज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से और लास्ट में बायोप्सी करते हैं। पैप स्मीयर की कुछ लिमिटेशंस होती है, 2 लिमिटेशन है। नंबर 1 है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन है उसकी इनएडिक्वेट सैंपलिंग हुई है, फॉल्स नेगेटिव स्क्रीनिंग है, यानी वो पॉजिटिव थी लेकिन स्क्रीनिंग से पता चला कि वो नेगेटिव है, तो वो फॉल्स नेगेटिव है या उसकी एफिकेसी कम थी बहुत ज़्यादा। ओके, ठीक हो गया। पैप स्मीयर की स्क्रीनिंग के बावजूद, सॉरी फॉर इंटरप्शन, पैप स्मीयर की स्क्रीनिंग के बावजूद स्क्वेमस वाला तो कम हो गया है लेकिन एडिनो वाला कम नहीं हुआ। अब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये मेन कल्परेट है, तो उसको ट्रीट करना, इम्यूनाइजेशन बहुत इफेक्टिव होती है। फॉर एग्जांपल क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है, वो 6, 11, 16 और 18 को कवर कर देती है। 6 और 11 लो रिस्क होती है, जबकि जो 16 और 18 है यह हमारे कौन से होते हैं? हाई रिस्क होते हैं। जो एंटीबॉडीज होती है 6 और 11 यानी लो रिस्क वाली जो एंटीबॉडीज होती है वो हाई रिस्क वाली होती है। लो रिस्क वाली कॉन्डाइलोमास करवाते हैं, हाई रिस्क वाले सर्विकल इंट्रापिथेलियल न्यूप्लेजिया और कार्सिनोमा करवाते हैं। प्रोटेक्शन 5 साल तक होती है। जो पैप स्मीयर होती है हमें फिर भी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की लिमिटेड नंबर जो कवर होती है वैक्सीन से। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूट्रस। तो एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम है। तो एंडोमेट्रियम है वो म्यूकोसा लाइनिंग होती है, मायोमेट्रियम मस्कुलर म्यूकोसा लाइनिंग, सॉरी स्मूथ मसल लाइनिंग होती है। जो एंडोमेट्रियम है हार्मोनल सेंसिटिव होती है। तो जो एंडोमेट्रियम की जो ग्रोथ होती है वो एस्ट्रोजन की वजह से होती है, स्पेसिफिकली प्रोलिफरेटिव फेज में। और जो एंडोमेट्रियम प्रिपेयर हो जाती है फॉर इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर होना था वो प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है सेक्रेटरी फेज में। और फाइनली इसकी शेडिंग होती है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है तो वो मेंस्ट्रुअल फेज में ऐसा होता है। इसके बाद है एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन सिंड्रोम में सेकेंडरी एमेनोरिया होता है। ये एक होता है प्राइमरी एमेनोरिया, एक है सेकेंडरी एमेनोरिया। सेकेंडरी मीन किसी और कॉजेटिव एजेंट की वजह से। ओके, तो जो सेकेंडरी एमेनोरिया है ये किस वजह से होता है? बेसिलस के लॉस हो गया, स्कारिंग हो गया है। ओके, तो ये ओवर एग्रेसिव डायलेशन या क्यूरेटेज इसकी वजह से हो सकता होता है। ओके, इसके बाद है एन ओव्यूलेटरी साइकिल। तो जो एन ओव्यूलेटरी साइकिल है ओव्यूलेशन नहीं होती। ओके, यानी एस्ट्रोजन की वजह से प्रोलिफरेटिव फेज तो हो जाएगा लेकिन प्रोजेस्टेरोन ड्रिवन सेक्रेटरी फेज नहीं होगा क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो पा रही। जो प्रोलिफरेटिव ग्लैंड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, शेडिंग होगी और यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, लेकिन प्रोजेस्टेरोन ड्रिवन सेक्रेटरी फेज नहीं होता। ओके, तो ये डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग डब इसको ये अंडरलाई करता है स्पेसिफिकली मेनार्की में और मेनोपॉज में। इसके बाद है एक्यूट एंडोमेट्राइटिस, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ऐसा होता है कि जो कंसेप्शन के रिटेंट प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल डिलीवरी के बाद मिसकैरेज की बात होती है, तो जो रिटेंट प्रोडक्ट है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का, फीवर होता है, एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग और पेल्विक पेन होता है। क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल है, लेकिन नॉर्मली लिम्फोसाइट मौजूद होते हैं एंडोमेट्रियम में। तो जो प्लाज्मा सेल है उससे आप डायग्नोसिस बनाओगे। इसके कॉज बिल्कुल वही है कि रिटेंट प्रोडक्ट होती है कंसेप्शन की। क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, फॉर एग्जाम्पल क्लैमिडिया, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस या टीबी। ये एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, पेन और इनफर्टिलिटी के साथ प्रेजेंट करता है। इसके बाद है एंडोमेट्रियल पॉलिप। एंडोमेट्रियल पॉलिप क्या होती है? हाइपरप्लास्टिक प्रोट्रियन होती है एंडोमेट्रियम की। इसमें भी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, यानी जो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है वो एनोवुलेटरी साइकिल में भी है, एक्यूट एंडोमेट्राइटिस में भी है, क्रॉनिक में भी है, एंडोमेट्रियल पॉलिप के अंदर भी है। जो हाइपरप्लास्टिक प्रोट्रियन है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियल पॉलिप। टोमैक्सोफिन की वजह से होता है जिसका एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट है ब्रेस्ट के ऊपर, लेकिन प्रो एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट है एंडोमेट्रियम के ऊपर। इसकी बात है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस के अंदर एंडोमेट्रियल टिश्यू जिसमें एंडोमेट्रियल ग्लैंड, एंडोमेट्रियल स्टोमा, यूट्राइन एंडोमेट्रियल लाइनिंग से बाहर आ जाता है। तो मोस्टली होता ही है कि जो रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन होती है, ओके, और इम्प्लांटेशन होती है एक्टोपिक साइट के ऊपर। पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है, पेल्विक पेन है और इनफर्टिलिटी हो जाती है। जो एंडोमेट्रियोसिस है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड और एंडोमेट्रियल स्टोमा, ये यूट्राइन एंडोमेट्रियल लाइनिंग से तो बाहर है लेकिन इसकी प्रॉपर साइकिल होती है जो नॉर्मल एंडोमेट्रियम की होती है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट है ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर ये चॉकलेट सिस्ट क्रिएट कर देता होता है एंडोमेट्रियोसिस, तो आपने इसको एमसीक्यू में देख लेना है। दूसरी साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट है यूट्राइन लिगामेंट, जहाँ पे पेल्विक पेन कराएगा। पाउच ऑफ डगलस तो पेन भी डेफिकेशन है। ब्लैडर वाल तो
पेन विद यूरिनेशन है, बाउल सिरोसिस तो एब्डोमिनल पेन है, एडिशन है, फैलोपियन ट्यूब म्यूकोसा है तो स्कारिंग होती है, एक्टोपल ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है। ओके, और इसकी जो इम्प्लांट्स होती है वो गन पाउडर नोड्यूल फॉर्म में होती है। ओके, और अगर ये यूट्राइन मायोमेट्रियम को इन्वॉल्व करता है लाइक एंडोमेट्रियल टिश्यू मायोमेट्रियम में आ गया तो उसका एडिनोमायोसिस कहते हैं। ओके, ठीक हो गया। और जहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस होती है तो वहाँ पे कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है, स्पेसिफिकली ओवरी के अंदर जहाँ पे चॉकलेट सिस्ट बन जाती है। इसकी बात है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड रिलेटिव टू द स्ट्रोमा इज कॉल्ड एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, यानी स्ट्रोमा का तो हाइपरप्लेजिया नहीं हो रहा लेकिन एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स का हो रहा है। ठीक हो गया। ओके, तो ये अनअपोज्ड एस्ट्रोजन की वजह से हमें देखने को मिल सकता होता है। फॉर एग्जांपल ओबेसिटी या पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम है या एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट है। क्लासिकली इसमें पोस्ट मेनोपॉजल यूट्राइन ब्लीडिंग है, एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग नहीं है, पोस्ट मेनोपॉजल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। ओके, इसको दो में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आर्किटेक्चरल ग्रोथ पैटर्न, फॉर एग्जांपल सिंपल या कॉम्प्लेक्स, या ये डिपेंड करता है कि सेलुलर एटीपी मौजूद है या नहीं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीडिक्टर है वो जो डिटरमिन करता है कि कार्सिनोमा होगा या नहीं होगा तो वो सेलुलर एटीपिया होता है। यानी अगर सिंपल हाइपरप्लेजिया है और एटीपिया है तो वो कैंसर की तरफ चला जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया है और एटीपिया नहीं है तो वो कैंसर की तरफ प्रोग्रेस नहीं कर पाता। तो एटीपिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू सिंपल और कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चरल पैटर्न। ओके, इसकी बात है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा क्या है? मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन एंडोमेट्रियल ग्लैंड की मोस्ट कॉमन इन्वेसिव कार्सिनोमा है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है, हाइपरप्लास्टिक या सपोलिटिक पाथवे से राइज करता है। हाइपरप्लास्टिक जो कि 75% केसेस में होता है, कार्सिनोमा एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया से ओरिजिनेट करता है। ओके, जो रिस्क फैक्टर है वो एस्ट्रोजन एक्सपोजर है, अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज, नली पैरिटी, इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी है। एवरेज पे जो प्रेजेंटेशन 60 ईयर है, हिस्टोलॉजी वो एंडोमेट्राइट होती है, नॉर्मल एंडोमेट्रियम लाइक है। द स्पोरेटिक पाथवे है, कार्सिनोमा राइज इन एट्रोफिक एंडोमेट्रियम विद नो एविडेंट प्रीकर्सर लीजन। यहाँ पे तो कोई प्रीकर्सर लीजन होगी लेकिन यहाँ पे तो कोई प्रीकर्सर लीजन होती नहीं है। जो इसकी एवरेज है जो प्रेजेंटेशन इसकी 70 है उसकी 60 होती है। ओके, इसकी जो हिस्टोलॉजी है वो सीरत है, इसकी हिस्टोलॉजी एंडोमेट्राइट होती है। यहाँ पे पेपिलरी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, स्पेसिफिकली सैमोमा बॉडी। ये ज़्यादा एग्रेसिव होता है, ये ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता, ये ज़्यादा एग्रेसिव होता है। इसके बाद है लियोमायोमा फिब्रॉइड। तो जो बिनाइन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ स्मूथ मसल है तो उसको फिब्रॉइड कहते हैं। मोस्ट कॉमन ट्यूमर है फीमेल के अंदर। अब ये भी एस्ट्रोजन के एक्सपोजर की वजह से होता है। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, मल्टीपल है, प्रेगनेंसी में लार्ज करता है, मेनोपॉज के बाद श्रिंक कर जाएगा। अगर ग्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको मल्टीपल वाइट होल्ड मैसेज देखने को मिलते हैं जो कि यूट्रस को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, सेप्टम में एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, इनफर्टिलिटी और पेल्विक मास है। इसकी बात है लियोमायोसार्कोमा जो कि मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में देखने को मिलती है। ग्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो फिर सिंगल लीजन है लेकिन आपको नेक्रोसिस और हेमरेज देखने को मिलेगा। नेक्रोसिस, हेमरेज, माइटोटिक एक्टिविटी, सेलुलर एटीपिया, ये इसके हिस्टोलॉजिकल जो नेक्रोसिस और हेमरेज है, जो नेक्रोसिस है वो ग्रॉस और हिस्टोलॉजी दोनों में है, लेकिन जो माइटोटिक एक्टिविटी सेलुलर एटीपी हिस्टोलॉजी के लिए स्पेसिफिक है, जबकि ग्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर आपको हेमरेज भी देखने को मिल सकता है। आई थिंक वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो उसका जो पार्ट 2 है उसमें ओवेरियन ट्यूमर और फिर हम गेस्टेशनल पैथोलॉजी वगैरह को कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।